दोस्तों आप लोग के सामने मैं हेनरी फेवल्स का 14 प्रिंसिपल्स का ऑलरेडी आप लोगों ने प्रिंसिपल नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिट नंबर 2 पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नंबर 3 यूनिटी ऑफ कमांड आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मेरा पार्ट 1 में। अगर नहीं आया तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक फिर से देख सकते हैं लिंक के जरिए। ओके, सो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हम लोग का प्रिंसिपल नंबर 4 जो है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, क्या है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये भी हेनरी फेवल्स का प्रिंसिपल्स का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये दोनों में स्टूडेंट पजल हो जाता है। मैं इसीलिए आप लोग को फिर से इसको बहुत ही सिंपल तरीके में समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो इसका एक मेन लाइन है, वो है आपका वन हेड कॉमा वन प्लान एंड हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। क्या है आपका? वन प्लान वन हेड हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ये एकदम सिंपल में है। इसका मेन चीज यही है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, वन हेड वन प्लान एंड हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब यही बोला है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल सपोज पकड़ लीजिए 10 ग्रुप में 10 आदमी है और वो लोग के लिए एक क्या होना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्टिव, मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा और उसके लिए क्या होना पड़ेगा? एक प्लान और एक हेड होना पड़ेगा। मतलब एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर ग्रुप ऑफ पीपल 10 आदमी के लिए आप 10 प्लान बनाएंगे, 10 बॉस रखेंगे तो क्या होगा? किसी का भी ऑब्जेक्टिव क्या नहीं हो सकते, अचीव करना पॉसिबल नहीं हो सकते। इसीलिए हमेशा याद रखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वन हेड वन प्लान एंड हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्लियर? ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है। ओके ओके, सो आप लोगों को प्रिंसिपल नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ चुका होगा क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी हम लोग आ रहे हैं आपका पॉइंट नंबर 5, प्रिंसिपल्स नंबर 5 जिसका है डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन मतलब मेरा हिसाब से आप लोगों को सबको ही मालूम है डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है, हेनरी फेवल्स ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिए। क्यों दिए? देखिए, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कोई भी प्रिंसिपल फॉलो कर लीजिए, अगर एम्प्लॉइज डिसिप्लिन नहीं होगा, टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएंगे, टाइम से पहले ऑर्गेनाइजेशन में चला जाते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइज कभी भी अपना गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखिए, लाइफ में हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो या मैनेजमेंट में हो, डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा डिसिप्लिन क्या होता है। सो आप लोगों को प्रिंसिपल्स नंबर 5 समझ में आ चुका होगा। डिसिप्लिन ये बहुत ही इजी है। अभी हम लोग एक अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में आ रहा है, प्रिंसिपल्स नंबर 6 जिसका मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन। ओके, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में आप दोनों ये जो प्रिंसिपल है इसमें दो पार्ट बोल सकते हैं, एक सेंट्रलाइजेशन, एक है डिसेंट्रलाइजेशन। अभी सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि टॉप मैनेजमेंट कौन है? ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, सारा पावर बा अथॉरिटी आप लोग बोल सकते हैं, सारा पावर या अथॉरिटी रिटेंशन का मतलब होता है अपने पास रख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट सारा पावर अपने पास रखता है, मिडिल और लोअर लेवल को कोई भी पावर डिस्ट्रीब्यूट या डेलीगेट नहीं करते हैं। इसी को बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किंग जोंग योंग, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सारा अथॉरिटी या पावर अपने पास रखा है, किसी लोअर लेवल या मिडिल लेवल को कोई भी पावर डेलीगेट नहीं किया। इसी को बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। और अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं जिसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्सल, डिस्पर्सल भी बोल सकते हैं या डेलीगेट भी बोल सकते हैं।
डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो जो मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है वो अपने पास रखते हैं, और बाकी जो छोटा मोटा अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो मिडिल और लोअर लेवल को डेलीगेट कर देते हैं या डिस्पर्सल कर देते हैं, क्योंकि मिडिल और लोअर लेवल तभी ये सब डिसीजन क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकेंगे। जैसे हम लोग का यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग का जो सीएम सर है वो जो मेन अथॉरिटी है वो अपने पास रखे हैं, और बाकी सब मिडिल और लोअर लेवल मतलब उनके जो बाकी मिनिस्टर्स है वो लोग को दे दिए। इसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, और स्पेशली ये जो क्वेश्चन है ये फाइन एग्जाम में आप लोग का बहुत आने का चांसेस है, अलग से भी प्रिंसिपल में तो आते हैं, उसके अलावा भी अलग से ये आपका आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एडवांटेज दिस बहुत कुछ इस प्रिंसिपल से रिलेटेड आ सकते हैं। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आप लोग का प्रिंसिपल नंबर 7। ओके, प्रिंसिपल नंबर 7 है आप लोगों का फेयर रिम्यूनरेशन। क्या है आपका फेयर रिम्यूनरेशन। फेयर मतलब क्या है, इसको आपको जानना पड़ेगा। फेयर मतलब बायस होना नहीं चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए, बायस होना नहीं चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, रिम्यूनरेशन का मतलब बहुत स्टूडेंट को मालूम नहीं होता, कंफ्यूज रहता है। रिम्यूनरेशन हम लोग को इसको बोल सकते हैं, सैलरी हो या वेजेस, ये दोनों को ही रिम्यूनरेशन बोला जाता है। ठीक है, और फेयर तो मतलब समझ में आया, फेयर होना चाहिए, इक्वल मतलब जस्टिस होना चाहिए। तो फेयर रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉय जिस पोजीशन में काम कर रहे हैं उसको उसके काम के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा कंपनी में होता रहता है, अगर सपोज पकड़ लीजिए मैनेजर का कोई जान पहचान का आदमी आके सपोज अकाउंट्स का काम कर रहा है और एक दूसरा लड़का भी अकाउंट्स का काम कर रहा है, लेकिन ये मैनेजर का जान पहचान का है तो उसको थोड़ा ज्यादा सैलरी दे रहा है, और जो नया लड़का है उसको नया बात जो कर रहा है उसको कोई मैनेजर का साथ कोई रिलेशन नहीं, उसको कम सैलरी दे रहा है। ये क्या आप लोग के हिसाब से आप लोग का फेयर है या अनफेयर है, आप लोग ही बोलिए। तो ये अनफेयर है ना। तो हेनरी फेयर ने वही बात बोला है कि एम्प्लॉय जितना काम करता है जिस पोजीशन में, उसको उस पोजीशन के हिसाब से रिम्यूनरेशन देना बहुत जरूरी होता है, तभी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा और अपना मन से या दिल से 100% क्या करेंगे, कंपनी को देंगे, तभी कंपनी का गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। इसी को बोला जाता है फेयर रिम्यूनरेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को फेयर रिम्यूनरेशन क्या है आप लोगों को आई थिंक समझ में आ चुका है। तो अभी हम लोग आ रहे हैं हेनरी फेयल का प्रिंसिपल्स नंबर 8। प्रिंसिपल नंबर 8 है ऑर्डर। क्या है आपका ऑर्डर। ऑर्डर मतलब बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ऑर्डर देना। यहां पे ऑर्डर देने के बाद हेनरी फेयल ने नहीं बोला, यहां पे बोला है कि ऑर्डर, हर चीज सिस्टेमेटिकली एक ऑर्डर पे होना बहुत जरूरी है। सपोज पकड़ लीजिए, मैं एग्जांपल दिखाता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम लोग ये लिखते हैं 1 2 3 4 5। अगर सपोज पकड़ लीजिए आपने ऐसे लिखा 1 4 3 2 5, ये क्या ऑर्डर में हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो हम लोगों को ये वाला बात यहां पे बोला कि हर चीज ऑर्डर पे होना चाहिए और सिस्टेमेटिकली होना चाहिए, और हर ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल्स हो, मैन हो, जो भी हो, हर चीज राइट टाइम में राइट प्लेस को एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर पे मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर ऑर्डर के हिसाब से काम करेंगे तो कोई भी चीज इजीली हो सकते हैं। जैसे सपोज पकड़ लीजिए आप खाना बनाने जा रहे हैं, और खाना बनाने के टाइम में आपको सपोज सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गैस ऑन। अगर बिना गैस ऑन किए आपने खाना बैठा दिया, पूरा सब्जी सब डाल दिए, और लेकिन आपने गैस ही ऑन नहीं किया, तो आपका खाना बना सकेंगे क्या, नहीं सकेंगे ना। तो हर चीज एक ऑर्डर पे जाना जरूरी है। पहले गैस ऑन, उसके बाद पैन दीजिए, उसके बाद वाटर, बाद जो भी आपको देना उस सिस्टेमेटिकली आपको जाना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है ऑर्डर। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बाकी प्रिंसिपल आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रिंसिपल नंबर 9। ओके, प्रिंसिपल नंबर 9 हम लोग का है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर्स। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अभी बहुत स्टूडेंट इसी प्रिंसिपल को देख के कंफ्यूज हो जाता है, क्या है ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब क्या है, टेन्योर का मतलब होता है आपका टाइम।
क्या है? टाइम। ओके, स्टेबिलिटी मतलब सभी जानता, स्टेबिलिटी रहना चाहिए। तो हेनरी फेयोल ने यही चीज बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉइज को अपना काम में स्टेबल होके काम करना चाहिए। स्टेबल मतलब आप एक एम्प्लॉइज बार बार अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता रहता है, या ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है वो लोग बार बार एम्प्लॉइज क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। अकाउंट्स का जो लड़का था उसको निकाल दिया, नया लड़का लिया, तो क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉइज कोई भी काम अच्छा से सीख नहीं पाता, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता और ऑर्गेनाइजेशन को अपना 100% नहीं दे सकते। ठीक है, इसीलिए हेनरी फेयोल ने बोला स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एक एम्प्लॉइज बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी बार बार फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉइज को चेंज करते रहना नहीं चाहिए। अगर ये होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो या सक्सेस नहीं कर पाता। इसीलिए आप लोगों ने बहुत सारा यूट्यूब वीडियोज में भी देखा होगा, पर रील सब में देखा होगा, जब बड़ा बड़ा कंपनी 10 साल से 20 साल से जो एम्प्लॉइज काम कर रहा है उसको ऑडी का गाड़ी वगैरह, मारुति कार, बहुत सारा कुछ देता है, गिफ्ट देता है। किस लिए देते हैं? क्योंकि वो कंपनी के लिए एसेट बन जाता है। अगर बार बार छोड़ता रहेगा वो एम्प्लॉइज कभी भी क्या नहीं कर सकता है, अपना जीवन में भी डेवलप नहीं कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन में भी सक्सेस नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोग नया स्टूडेंट है, आप लोग फ्यूचर में जाकर ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने वाले, काम करने वाले, तो आप लोग भी ध्यान रखिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर उस काम में आप लोग को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आप लोग ज्यादा दिन तक उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए, तभी आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन कर पाएंगे। उसी तरह मैनेजमेंट को भी क्या करना चाहिए, एम्प्लॉइज को, जो अच्छा एम्प्लॉइज है उसको सैलरी बढ़ा के हो या फैसिलिटी देके उसको जैसे हो सके एम्प्लॉइज को रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मेरा आरएनबी कोचिंग सेंटर के बारे में बोलता, जो यहाँ पे मेरा ऑफिस स्टाफ है उसको मैं हमेशा यहाँ पे रखने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसने मेरा यहाँ पे बहुत दिन से काम किया, जो नॉलेज गेन किया, एक्सपीरियंस किया। अगर मैं उसको निकाल के दूसरा किसी को ले लूं, वो एक्सपीरियंस वो नॉलेज फिर से मुझे उस स्टूडेंट को सिखाना पड़ेगा, उस ऑफिस स्टाफ को सिखाना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी का भी लॉस होता है और एम्प्लॉइज का भी लॉस होता है। इसी को हेनरी फेयोल ने इसमें डिफाइन किया कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में, तो आप लोगों को मैंने आज जितना सारा प्रिंसिपल मैंने समझा, आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर आपको बाय चांस समझ में भी नहीं आया होगा तो आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स में जाके आपको जो डाउट है वो आप क्या कर सकते, टाइप करके दे दीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 जो आप लोग के सामने बाकी प्रिंसिपल के साथ मैं आ रहा हूं, उसके आप लोगों का जो कमेंट है, आप लोगों का जो डाउट है उसको मैं क्लियर करने का मैं ट्राई करूंगा। तो आप लोगों ने अभी मेरा जो पार्ट 1 को इतना ज्यादा आप लोगों ने प्यार किया, उसी तरह से आप लोग मेरा पार्ट 2 को भी प्यार करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ मैं ये पार्ट 2 का ये वीडियो मैं आज एंड अप करूंगा।